हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। यानी हमारा ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, इसे ग्रेविटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी टर्म में यूज किया जाता है। और बेटा ये जो ग्रेविटेशनल लॉ था या ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है या ये जो हमारी ग्रेविटी है, इस सब के सब का कॉन्सेप्ट हमें क्या दिया सर, आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, तो क्या होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल लॉ। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम पूरा थ्योरेटिकली उसकी जो स्टेटमेंट है, जो स्टेट्स उन्होंने दी थी, किस सेंचुरी में दी थी और किसने दी थी, वो तो पता ही है डेफिनेटली सर, आइजैक न्यूटन ने दी थी, तो वो लिखेंगे। सबसे पहले हम पकड़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, ब्रीकली डीपली अपना कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो बेटा क्या कहता है हमारा ग्रेविटेशनल लॉ, ये बेटा बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना, इसका कॉन्सेप्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि आप एज अ फिजिसिस्ट हो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आपका फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट है चाहे नहीं है, बल्कि होना चाहिए। लेकिन फिर भी दुनिया की हर फील्ड के अंदर जहां पे भी कोई बंदा भी जो है वो इस ग्रेविटेशनल लॉ से क्या हो रहा है, इसके इसके इसको क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसका तजर्बा कर रहा है। ये बेशक उसको पता हो ना पता हो, तो ये बात की बात है। यानी दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, इतनी बड़ी बात है कि कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसका पाला इस ग्रेविटेशनल लॉ से ना पड़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है हमारा बेटा ग्रेविटेशनल लॉ, तो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ बेटा कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। मान लो ये ए ऑब्जेक्ट जो ए है, ये एक मक्खी हो सकती है, फ्लाई। ठीक है, ये एक अर्थ हमारा पूरा क्या हो सकती है, जमीन, हमारी पूरी धरती हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकती है, ये मून हो सकती है। हत्ता कि कोई भी दुनिया की चीज आप जो जहां तक सोच सकते हो वो सोच लो। उसमें से एक ऑब्जेक्ट मान लो, फर्ज किया हमने, मान लिया बेटा ये एक यहाँ पे फ्लाई यानी मक्खी, फर्ज किया। आप इस व्हाइट बोर्ड को मान सकते हो, ठीक है, आप खुद को मान सकते हो, आप इस मार्कर को मान सकते हो, आप अपने ये जो सर है उसका एक बाल को मान सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट मानो। तो बेटा दूसरा जो ऑब्जेक्ट है दुनिया में, यूनिवर्स के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, फर्ज किया आप उसको यहाँ पे कार मान लो, ठीक है, बाइक मान लो, कोई भी चीज दुनिया की। ठीक है, चाहे दो ऑब्जेक्ट मान लो, जैसे मैं यहाँ पे मान लूँ मुझे और इस बोर्ड को। ठीक है, चाहे हम आपको मान लें, एक ऑब्जेक्ट आप हो गए और एक मैं। इस तरह दुनिया के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी दो चीजें हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब होता है बेटा खींचना, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचना। तो क्या करती हैं चीजें, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। सिंपल सा लॉ है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटी भी बोलते हैं और लॉ ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बात हो रही है यहाँ पे, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं दुनिया के अंदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक चाहे आप यहां से खुद को लगा लें और वहां कहीं दूर चांद को लगा लें, चांद क्या कर रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और आप किसे कर रहे हैं, अट्रैक्ट, चांद को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी जो धरती है, हमारी जमीन है, वो हमें अट्रैक्ट कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, उससे अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं मान रहा हूं कि ये बात, अगर आपने ये कंसेप्ट पहली दफा पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा होगा, यकीन नहीं हो रहा होगा। लेकिन इसका हम प्रूफ देंगे, अभी 2 से 3 एग्जांपल्स करेंगे, जिसके थ्रू आप फील करेंगे कि ये सच है। और बेटा इसको सच ही मानना क्या है, हमारे लिए अकल की बात है, क्योंकि ये 16वीं 17वीं सदी के अंदर ही साइंसदानों ने इसका क्या दे दिया था, कॉन्सेप्ट दे दिया था। और इसी कॉन्सेप्ट पे हम प्रूव करेंगे कि किस तरह से एक चीज दूसरी चीज को खींच दिया। फिलहाल आपने सिर्फ इस चीज को पकड़ना है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो दुनिया के अंदर, चाहे वो मून और अर्थ हो बेटा। ठीक है, ये हमारी अर्थ हो गई, ये हमारा मून हो गया, ये भी एक दूसरे को खींचते हैं। खींचने का मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स कौन सा लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो ये इसको एक ऑब्जेक्ट माने, ये मेरे लेफ्ट हैंड को, और राइट हैंड को एक ऑब्जेक्ट माने, तो ये एक ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, और इनके दरमियान कोई ऐसी फोर्स है जो इसके अंदर जो फोर्स है इसको अपनी तरफ खींच रही है, जो इसके अंदर फोर्स है, इसके अंदर अट्रैक्शन है, इसको खींच रही है। ठीक है, तो यानी ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे ही। ये मान लें ये मेरा राइट हैंड, ये मेरे लेफ्ट हैंड को अट्रैक्ट कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड हमारा शी भागता हुआ इसके पास जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल। इसी तरह मेरा लेफ्ट हैंड खींच रहा है, तो ये भागता हुआ इसके पास जाएगा। ठीक है, अब कौन से ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से खींचते हैं, कौन से कम फोर्स से खींचते हैं, ठीक है, और किस किस तरह से है, तो हम इसको करेंगे अब फील एग्जाम्पल्स के जरिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी अब देख लेते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी स्टेटमेंट आ गई हमारी जी ग्रेविटेशनल लॉ की हमारे सामने। तो क्या कहता है हमारा ग्रेविटेशनल लॉ, तो द ग्रेविटेशनल लॉ इज फॉर्मुलेटेड बाय सर आइजैक न्यूटन।
तो ये लॉ किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक है। इट स्टेट्स दैट, यानी ये लॉ क्या बताता है हमें, क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट के एवरी मैस बोले यहाँ पे एवरी ऑब्जेक्ट बोले हैं, ठीक है बेटा। तो ऑब्जेक्ट कैसे कहते हैं? वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मैस हो, ठीक है। तो एवरी ऑब्जेक्ट या मैस, फॉर एग्जांपल मैंने जब समझाते वक्त आपको कहा था कि आप चाहे मान सकते हैं मून को, ठीक है। अट्रैक्ट एवरी अदर मैस, चलो यहां पे मून भी छोड़ें, आप अपना लें व्हाइट बोर्ड, ठीक है। यहां पे हमने ले लिया यही वाला व्हाइट बोर्ड, यही जिसमें लिख रहे हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। अट्रैक्ट करना, खींचना, ठीक है। एवरी अदर मैस, किसी दूसरे मैस को, किसी दूसरा मैस, यहां पे मैं लेता हूं, फर्ज किया मैं अपने आप को खुद को ले लेता हूं या इस मार्कर को ले लेता हूं, ठीक है। चलो मैं अपने आप को खुद को ले लेता हूं, यहां पे मेरा मैस हो गया, यहां पे हो गया मी, और मेरा मैस कितना है, यहां पे वजन कितना है, 52 kg। और इस व्हाइट बोर्ड का मैस कितना होगा, यहाँ पे तकरीबन 16 kg, ठीक है। तो ये दो मैस है हमारे, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, अदर दूसरे को, ठीक है, ऑब्जेक्ट विद द फोर्स, यानी जब अट्रैक्ट करता है तो खींच रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको पुल कर रहा है, तो वो फोर्स ही लग रही है ना, ठीक है, पुल कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये फोर्स कितनी ज्यादा होगी, जितना उन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा होगा मास का। हमारे पास ये 62 kg, ये 16, इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट आएगा 92। तो ये बेटा ये जो फोर्स इनके दरमियान लगेगी, इन दो ऑब्जेक्ट्स के, एक का वजन कितना है 62 kg, ठीक है, एक का कितना है 16 kg, तो ये फोर्स क्या होगी, ज्यादा लगेगी, यानी ये दोनों एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से खींचेंगे, क्या करेंगे, ज्यादा फोर्स से खींचेंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 62 kg और यहाँ पे 1 kg की कोई चीज ले लें ऑब्जेक्ट, ठीक है, फर्ज किया हमारी 1 kg का कोई भी चीज ले लें आप, अपना चाहे अपने मोबाइल फोन को 1 kg का मान के रख लें, तो यहाँ पे इनके दरमियान कितनी फोर्स लगेगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगी, किसके ऊपर, इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये प्रोडक्ट कम है तो यहाँ फोर्स कम लगेगी, ये जो केस 2 में फोर्स लगेगी, हम इसको क्या देते हैं F2, और ये जो केस 1 है इसके अंदर F1 लगेगी, वो ज्यादा लगेगी। यानी ये जो फोर्स है, ये अट्रैक्शन है, ये जो ग्रेविटी है, ये किस पे डिपेंड करी है, इनके मैसेज पे, एक का मैस कितना है, दूसरे का मैस कितना है, और इन दोनों के प्रोडक्ट पे। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा हुआ तो फोर्स बढ़ जाएगी, ज्यादा लगेगी, और अगर प्रोडक्ट कम हुआ तो फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी, डिक्रीज हो जाएगी। और किस चीज पे डिपेंड कर रही है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जितना डिस्टेंस है, फर्ज किया ये हमारा बोर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, हमारे दरमियान फासला है 1 मीटर का। और अब मैं थोड़ा सा कहाँ पे आ गया हूँ, इसके करीब आ गया हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है, और बोर्ड हमारा फिर यहीं पे पड़ा है, तो मेरा डिस्टेंस हो गया अब 0.5 मीटर। यानी अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, तो फोर्स कम होती जाएगी, फोर्स क्या होती जाएगी, कमजोर, कम होती जाएगी। लेकिन जैसे डिस्टेंस कम होगा, ये देखो ये मैंने आधा मीटर किया, तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगी, यहाँ पे जो होगी ना 0.5 के केस में, फर्ज किया उस फोर्स को हम नाम देते हैं F3, जो इस केस में लगेगी जब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, उससे आधा मीटर दूरी पे, तो वो फोर्स ज्यादा होगी। उस फोर्स से बेटा जो फोर्स कहाँ पे लगेगी हमारी, जब मैं खड़ा हूँ 1 मीटर पे, तो तब लगेगी, तो फोर्स 4 जब लगेगी, ठीक है। तो ये था हमारा इसका कॉन्सेप्ट, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे दो क्वेश्चन, दो प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम फाइंड करेंगे कि मेरे दरमियान और हमारी अर्थ के दरमियान फोर्स लग रही है, ठीक है, ग्रेविटेशनल के मुताबिक हम उस फोर्स को निकालेंगे कि कितनी लग रही है, कैसे लग रही है, ठीक है। उसके बाद हम फोर्स निकालेंगे मेरे दरमियान, और चाहे इस मार्कर के दरमियान निकालें, चाहे इस व्हाइट बोर्ड के दरमियान, क्योंकि हमें तो नहीं महसूस होता कि ये मार्कर मुझे अपनी तरफ खींच रहा है या मैं इसे खींच रहा हूं, लेकिन बेटा हकीकत है, बिलीव करना पड़ेगा, खींच रहा है। लेकिन वो फोर्स अभी हम निकालेंगे आपके सामने, इतनी इतनी ज्यादा 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 कम है कि ना होने के बराबर है, उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से एक समुंदर में से अगर एक कतरा पानी का निकालें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये फोर्स इतनी कम है हमारी बॉडीज के दरमियान कि हमारी बॉडीज को भी क्या नहीं पड़ता, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मैस बढ़ता है, ठीक है, तब फोर्स क्या होती है, ज्यादा एक्सपीरियंस होती है, तब फर्क भी पड़ता है। जैसे हम अर्थ को लगाएंगे, जब हमें अर्थ खींच रही है तो वो बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही है, और उसी फोर्स की वजह से ये देखें ये चीज नीचे गिर रही होती है, ठीक है, तो वो फोर्स ज्यादा होती है, वो हमें एक्सपीरियंस भी होती है। ये देखो ये क्यों जा रही है, इसको अर्थ जमीन खींच रही है और ये जमीन को खींच रही है, लेकिन हमें महसूस होता है कि ये अर्थ की तरफ ऐसे जा रही है। ऐसा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, लेकिन ज्यादा हमें ये नजर आती है जाती हुई, क्योंकि इसका मैस क्या है, कम है।
और अगर हम फिर वही मैथ की बात करें तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा और इस मार्कर का मास कम, लेकिन जब हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा कंपैरिजन में, कि मैं अपने आप का और इसका मैथ मल्टीप्लाई करवाएं वो तो बहुत ज़्यादा कम आएगा। तो आई होप ये थ्योरेटिकली बातें जो है, ये थ्योरी है, आपको में भी समझ ना आ रही हो, तो हम करते हैं इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, हम ले आए हैं अपनी दो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर वन है जिसके अंदर हमने फाइंड करनी है एफ जी। एफ जी का मतलब बेटा वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम पीछे लॉ में पढ़ के आए हैं, इसको एफ जी भी लिख लेते हैं। यानी ये किसके बराबर थी फोर्स, जी M1 M2 और आर स्क्वायर। तो बेटा जब हमने न्यूटन लॉ पढ़ा था ग्रेविटेशनल का, तो हमने इस जी की बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो बेटा जी जो हमारा होता है ये न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी क्या वैल्यू होती है अभी हम लिखेंगे। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे मास वन हमने माना अर्थ को, तो हम यहाँ पे अर्थ का मास लिखेंगे, मास ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा, और इसको शॉर्ट में कह देते हैं एम ई। ठीक है, तो M2 मैंने लिखा है मास ऑफ मी, यानी मैन, एक आदमी, यानी मेरा मास यहाँ पे, मैंने मेरा वजन है बेटा यहाँ पे 52 kg। ठीक है, तो मेरा मास कितना है 52 kg। तो कितना लेंगे, यहाँ पे अर्थ का लिखेंगे। चलिए मैं एक दफा इसको सारे को लिख लेता हूँ वैल्यूज, फिर हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कि बेटा हमने मास ऑफ अर्थ लिया, वो कितना है हमारे पास 5.972 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। यानी अगर हम यहाँ पे लिखें 5, ठीक है 972, तो इसके आगे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे हमें, 24। कितने जीरो, 24 नहीं या 21, क्योंकि ये 3 डिजिट निकलेंगे, 24 ही मान के चलें। तो कितने जीरो, ये सो ऑन, 24 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जमीन का मास जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए जो हमें जमीन खींचती है, जो हर चीज जमीन की तरफ गिरती है ऊपर से, इसकी वजह से कि उसका मास ज्यादा है। और हमारा फार्मूला क्या बता रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स क्या है हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास M1 और M2 के प्रोडक्ट के। यानी मास बड़ा होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, इसीलिए ये फोर्स हमें फील होती है। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अर्थ की मास बेटा, और ये मैंने ले लिया मास अपना वजन, मेरा अपना मास कितना है 52 kg। कितना है 52 kg। ओके, अब देखो, अब ये है हमारी जी की वैल्यू जो हमने माना था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की वैल्यू ये क्या है 6.67430 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर क्यूब पर केजी सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू बेटा, अब आर क्या है, डिस्टेंस है। यानी अगर हम ये दो ऑब्जेक्ट माने तो इनके दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो खला इतना नजर आ रहा है, ये वाला ये डिस्टेंस है। लेकिन यहां पे हम डिस्टेंस कैसे माने, हम तो जमीन के ऊपर खड़े हैं, तो फिर सर जी आर हमारा तो होना चाहिए 0। नहीं बेटा, आर हम डिस्टेंस लेते हैं हमारे दरमियान, ये देखो हम ये यहां पे, ये अर्थ है हमारी, ये उसका सेंटर है। ठीक है, अर्थ गोल है जैसी भी बन गई। ओके, हम खड़े हैं यहाँ बेस के ऊपर। अब ये जो डिस्टेंस लेना है, ये इस सेंटर से लेके यहाँ जहां तक हम खड़े हैं, बेसिकली यहाँ तक लेना है। तो वो आर जो है बेटा, अर्थ का जो डिस्टेंस है तकरीबन उसके रेडियस के बराबर होता है, और वो कितना है हमारा 6.371 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अब बेटा इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे और अपनी फोर्स की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। अब देखें बेटा, अब हमने क्या किया, सिंपली अपनी वैल्यूज उठाई और इसके अंदर पुट कर दी फार्मूले के अंदर। ये हमारी जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये जो जी लिखा हुआ था, ये जो हमें गिवन दी गई है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ती है। ठीक है, और ये हमें हमारा मिल गया जमीन का मैस, ये दिया गया है। ठीक है, ये पुट कर दिया, और ये 62 kg मैंने अपना मैस पुट कर दिया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चलें, अब ये क्या है, रेडियस, वही जो मैंने जमीन का बताया था, तो ये पुट कर दिया फार्मूले के अंदर। अब बेटा ये जो सब पूरा करके अब एक्यूरेसी के साथ अपने कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से करोगे इसको सारे को सॉल्व, तो हमारे पास आंसर निकल के आता है इस साइड का ये 614, यानी 614.15 kg मीटर पर सेकंड। और अगर न्यूटन में बात करें तो 614.15 न्यूटन। तो इतनी फोर्स बेटा क्या लगती है हमारे ऊपर, लग रही है इस वक्त जब मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, इतनी फोर्स से मुझे अर्थ क्या कर रही है, अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। इसी वजह से हम जब भी फील करते हैं, हमारे जो पाँव पे खड़े हैं, हमारे ऐसे लग रहा है कि जैसे पाँव हमारे क्या कर रहे हैं, जमीन के अंदर दनस रहे हैं। यानी जब इसी तरह जब हम ऐसे बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारा नीचे को क्या बनता है, खिंचाव बनता है। तो वो फोर्स अर्थ की ही है। ठीक है, तो वो होती है हमारी ग्रेविटेशन फोर्स। तो बेटा ये इतनी ज्यादा फोर्स है कि हम इसको फील कर सकते हैं। फील कैसे करते हैं, जब हम कुछ हाइट से
नीचे गिरते हैं तो हमें क्या निकलता है, हम तेजी से नीचे जा रहे होते हैं। किस वजह से? क्योंकि अर्थ हमें तेजी से खींच रही होती है ऐसे ऐसे अपनी तरफ, जैसे वो पतंग खींचते हैं, और हम भी अर्थ को खींच रहे होते हैं। ये नहीं कि वो अकेला वो खींचती। और ये देखो यहाँ पे हमने मैथ लिया था, ये बहुत ज्यादा मास था। मैंने बताया था कि इसके आगे 24 जीरो लगने वाले हैं, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, दोनों का बड़ा आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, ठीक है। तो अभी तो हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इससे, इसलिए फोर्स ये कम है। ये अगर यहाँ पे हम अपना डिस्टेंस कम लें, यानी हम जमीन के सेंटर के पास जाके फील करें, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगने वाली है, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस केस में हमें फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, हमें फील हो रही है, बल्कि हमें क्या, इसको भी हो रही है, ठीक है। दुनिया की हर चीज जमीन की तरफ गिर रही है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ये ग्रेविटी ही है, जिसे न्यूटन साहब ने क्या किया, एक्सप्लेन किया। लेकिन अब उन्होंने कहा कि इस बोर्ड के दरमियान और इस मार्कर के दरमियान भी लग रही है भाई फोर्स, ठीक है। मेरे दरमियान और इस मार्कर के दरमियान भी फोर्स लग रही है। तो ये तो हमें फील नहीं होती, ये तो शी करके नहीं मेरे पास आ रहा है, ये मैं तो नहीं इसके पास जल्दी से जा रहा, या ये तो नहीं मुझे खींच रहा है इतनी जल्दी से जैसे अर्थ खींचती है। ये देखो अर्थ ने खींचा, नीचे जा रहा है मेरे हाथ में होगा, ठीक है। तो चले इसको देखते हैं कि इसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए जी, अब हमें ये तो फीलिंग आ गई कि अर्थ तो हर चीज को खींच रही है और वो नजर भी आ रही है, ठीक है। लेकिन ये मार्कर मुझे किस तरह से अपनी तरफ खींच रहा है, या मैं इस मार्कर को अपनी तरफ किस तरह से खींच रहा हूँ, इसकी तो फीलिंग ही नहीं है। ये तो भाग के आ ही नहीं रहा मेरी तरफ। तो बेटा इसकी फीलिंग ये है कि हमारी फोर्स क्या, फार्मूला क्या बता रहा है, एफ क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास m1 और m2 के। यानी m1 मार्कर का मास कितना है, m2 मेरा मास कितना है। तो कुल मिला के हम दोनों का मास बहुत ज्यादा कम है इन कंपैरिजन ऑफ अर्थ। अर्थ का मास कितना था, उसके आगे 5.97 के आगे 24 जीरो लग रहे थे, ठीक है, आई थिंक। तो यहाँ पे तो इसका प्रोडक्ट कम है, तो फोर्स भी क्या होगी, कम, बहुत ज्यादा कम होती है, यहाँ तक कि बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो चले इसको भी हम एक अपनी इस एग्जाम्पल से क्या करते हैं, जरा फील लेते हैं इसका, ठीक है। इसको जरा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो चलिए, अब मान लिया कि यहाँ पे एक बच्चा है, मैंने थोड़ा मास और कम ले लिया, चेंज कर दिया, ठीक है। एक बच्चा है, उसका मास मान लिया m1 कितना है, 50 kg। ये एक बच्चे का मास माना है, ठीक है। आप MC भी लिख सकते हैं, चाइल्ड का मास, ठीक है। और एक हमने लिया ये मार्कर, यहाँ पे मान लिया इसका वजन कितना है, 10 ग्राम, ठीक है, m2, ठीक है बेटा। और क्या करना है, यहाँ पे इसको कर लेना है हमने केजी में, तो 10 को डिवाइड करेंगे 1000 से, ये 1 से 1 कैंसिल, 1/100 आ गया। और 1/100 किसके इक्वल होता है हमारा, अगर मैं इसको लिखूं तो 0.01 kg। तो इन दो के दरमियान हमने क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है। और यहाँ पे तो हमें इसके दरमियान फासला भी चाहिए, क्या चाहिए, फासला भी चाहिए। तो बेटा डिस्टेंस हमने मान लिया मेरे और मार्कर दरमियान, फर्ज किया हमने थोड़ा सा बड़ा मान लिया, ये कितने 0.5 मीटर। 0.5 मीटर को इतना डिस्टेंस बनेगा हमारे दरमियान, यानी आधा मीटर, ठीक है। पूरा मीटर हमारा इस इतनी लेंथ के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। अब हमें चाहिए जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू 6.63430 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर क्यूब kg पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब हम फार्मूला लिखेंगे, उसके अंदर क्या डाल देंगे, ये अपनी वैल्यूज डाल देंगे, ये वैल्यूज डाल देंगे, तो हमारे पास फोर्स निकल के आएगी और बहुत ज़्यादा कम आएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम आएगी, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो लिखें जी फार्मूला, ठीक है, F बराबर जी की वैल्यू लिखें 6.6743 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, आगे बेटा मल्टीप्लाई m1 की वैल्यू रखें। यहाँ पे एक दफ़ा मैं फार्मूला लिख ही देता हूँ, F बराबर होता है G m1 m2 बटे r²। m1 की रखें, m1 हमने किसको माना है, एक बच्चा जिसका वजन कितना है 50 kg, तो 50 मल्टीप्लाई, और m2 किसे माना है, इस मार्कर को जिसका मास कितना है 0.01 kg, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब हम रखेंगे नीचे 0.5 सॉरी, इसका स्क्वायर यानी आधा मीटर। अब तो जब बेटा आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी जो आंसर निकलने के वाला है, आपकी जो f की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 0. तो बेटा जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आने वाला है वो है f बराबर 0.067 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, न्यूटन में। तो ये बेटा इतनी ज़्यादा कम फोर्स है कि ये इसको अगर इससे हम कंपेयर करें, जो मैंने जमीन और अर्थ और मेरे दरमियान निकाली थी, तो वो कितनी आई थी, तो वो आई थी बेटा F बराबर 614.15 न्यूटन। तो बेटा ये इसी तरह है कि जैसे ये इस फोर्स, जैसे ये समुंदर हो, हमारा क्या हो, समुंदर, ठीक है, सी, और ये क्या हो, एक ड्रॉप कतरा हो। तो एक कतरे की क्या हैसियत है उसके आगे,
तो इसलिए ये जो फोर्स है इसके दरमियान और मेरे दरमियान, फर्ज किया मेरा मास 50 kg है, तो वो नेग्लिजिबल है, इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट, ठीक है, मानते नहीं है क्योंकि ना होने के बराबर है, फील ही नहीं होती, लेकिन होती लाजमी है क्योंकि ये भी वैल्यू है, ये कंप्लीट जीरो नहीं है, जीरो के तकरीबन तकरीबन बराबर है लेकिन कंप्लीट जीरो नहीं है, लेकिन हम इसको जीरो के इक्वल ही मान के चलते हैं। इस वजह से ये था हमारा ग्रेविटेशनल लॉ, जिसकी बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। अगर बेटा समझ ना आए, अभी भी यकीन ना आए, तो फिर आपको बिलीव करना पड़ेगा, इसको बार बार अपना लॉजिकल माइंड क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा, और इसको एक दो दफ़ा फिर से समझ लें। अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर से समझ लें, हकीकत यही है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ।